आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है संतोष गोयल जी द्वारा लिखित कहानी अंगार। आप सभी से एक अनुरोध, आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करें। साथ ही कहानी के बारे में अपने विचार मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं कहानी। नीली साड़ी वही थी जो पिछले हफ्ते मैंने पहनी थी। उसे बेहद पसंद आई थी। मैं उसकी निगाह में आए भाव से पहचान गई थी, अतः वही उसे पहनने के लिए भी दी और इसरार भी किया था। अब वही नीली साड़ी सौम्या के कंधे पर झूल रही थी। उसने कहा तो न था, पर मैंने अपने आप ही फैसला कर अपना फिरोज़े वाला पेंडेंट और टॉप्स उसे पहनने के लिए दे दिए थे। हमेशा की भांति तैयार होकर उसने पूछा था, कैसी लग रही हूँ? अति सुंदर। नीला रंग तुम पर जच रहा है। तुम्हें लगता है आज अंतिम परीक्षा होगी? मैं चुप रही। क्या कहती? भविष्य किसने देखा है, जाना है। हालांकि चाहती तो यही थी कि सौम्या के भविष्य का फैसला उसी दिन हो जाए। सौम्या ने दिखाने की अपनी परीक्षाएं दी थी कि हर बार यही प्रश्न उसके भीतर बगुलों सा उठता था, बुलबुलों सा उबलता रहता, जो स्वाभाविक भी था। आखिर वह जीता जागता इंसान थी। लड़की थी तो क्या, लड़कियां बेजान तो होती नहीं हैं। तभी उसकी निगाह चश्मे पर पड़ी। हमेशा ही चश्मा उसके सम्मुख अजगर सा मुंह बाए खड़ा रहता। मैंने उसकी ओर देखा तो बोली, मुझे शायद चश्मा नहीं पहनना चाहिए, है ना? पता नहीं चश्मा अभी से क्यों चढ़ गया है। न माँ न बाबा को न तुम्हें, किसी को नहीं लगा। मेरी किस्मत में सब क्यों होता है? चश्मा एक नाजुक प्रसंग था, सचमुच। सौम्या का रंग न माँ बाबा जैसा, न नए नक्श जिस पर चश्मा पहनकर वह खुद को दादी अम्मा समझती और झींकती रहती, हीन ग्रंथि में जकड़ी जाती। उसके विश्वास के टूटने के साथ समूचा व्यक्तित्व बिखरता कि उसका भीतर बाहर सब धुंधला। चश्मा लगाओ या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे नाम की भांति चेहरे की सौम्यता और लुनाई इतनी आकर्षक है कि प्रभावित करने के लिए वही काफ़ी है। तो क्यों इतनी अच्छी लग रही हूँ कि पसंद किया जा सके? अचानक पूछ बैठी वह। पर सुमंत तो तुम्हें पसंद करता है। हिश, पागल, मुझे क्यों पसंद करेगा? जानता है ना कि मेरा विवाह तय हो चुका है। वह अम्मा कह रही थी कि अगर सुमंत ने हाँ कर दी तो दोनों की शादी साथ साथ कर देंगी। कितना मज़ा आएगा। फिर कहते कहते सुस्त हो आई और बोली, मेरी ज़िंदगी भी अजीब अगर मगर के बीच फंसी रहती है, प्रश्न चिन्हों के बीच झूलती, सीधी न राह न फैसले। निकोल के लिए अम्मा बाबा मानेंगे ही क्या पता। फिर सुमंत ने अगर साफ साफ कह दिया कि तुम्हें पसंद करता है तब? सौम्या अनेक आड़ी तिरछी बलखाती गोलाकार मुड़ती तुड़ती लकीरों के बीच फंसी रहती, जो कभी मन के स्तर पर डसती तो कभी सामने फन फैलाए खड़ी रहती। अपने चेहरे मोहरे को लेकर वो जितना दुखी रहती, उतनी ही मैं अपने गोरे रंग से, जो प्राय उसके विवाह संबंध के होने में रोड़े अटकाता रहता था। प्राय मैं ऐसे मौक़ों पर अनुपस्थित रहती, रहने की कोशिश भी करती, पर होता तो वही है जो भाग्य में लिखा होता है। ऐसा विश्वास मेरे भीतर जन्म लेने लगा था। मैं सुमंत से शादी हरगिज़ नहीं कर सकती, निकोल के साथ हो या ना हो। मैंने उसे बहलाने की कोशिश की, पर तुम भी एक विदेशी से ब्याह न कर पाओगी। कोई करने ही ना देगा, सब तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। तुम्हें अपने लोगों और निकोल के बीच से एक को चुनना होगा। हाँ, ये भी कोई चुनाव हुआ। दोनों की इम्पोर्टेंस अपनी अपनी जगह है। ज़िंदगी में दोनों का स्थान है। अगर चुनना पड़ा तो शायद मैं रो धोकर निकोल को ही चुन लूँ। जानती हूँ अम्मा बाबा हर्ट होंगे। मैंने सब कह तो दिया, पर एकदम सहम भी गई। मेरे मुंह से निकला, वो मेरे लिए भी चौंका देने वाला था। तो क्या मैं अम्मा बाबा के शामिल न होने पर भी निक से शादी कर अमेरिका चली जाऊंगी? क्या बेटी पोती दोस्ती बहन भांजी भतीजी संबंधों से भी अधिक भारी पड़ता है पत्नी का रिश्ता? बाकी रिश्ते कमज़ोर तो नहीं होंगे, होने भी नहीं चाहिए। ये रिश्तों का गणित मुझे कभी समझ नहीं आता। हालांकि विश्वविद्यालय में मैंने हमेशा प्रथम स्थान पाया है,
पर आज बात रिश्तों की या उनकी अहमियत की नहीं है। बात तो है निक की, जिसमें मुझे अच्छा दोस्त, सफल पति और पूर्ण पुरुष दिखाई देता है। बस एक कमी के साथ कि वो अमेरिकन है। भारतीय होता तो किसी भी संबंध के लिए प्रश्न न बनता। तब विवाह भी विशेष लेन देन से भरा पूरा, रस्म अदायगी से लदा फदा, अतिथियों की लंबी कतार और संबंधियों के आमंत्रण निमंत्रण के साथ होता, जो अब असंभव होगा। हो सकता है मेरे विवाह अब घर से दूर कहीं विदेश में 2-4 परिचित दोस्तों के बीच होगा। मेरे भीतर की बातचीत कभी बंद न होती। सौम्या तैयार हो रही थी कि दादी और अम्मा साथ साथ कमरे में दाखिल हुई। अरे छोरी, ये क्या पुरानी साड़ी पहन ली है? यह साड़ी तो पिछले हफ्ते मालू ने पहनी थी। प्रेस भी ठीक से ना हुई हैगी, उतार इसे। वही पीली लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहन लो। पर दादी, उसे नीला रंग बहुत पसंद है। वो लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहन ले और बस, दादी का हुक्म था। दादी, मेरी आवाज़ में रूखापन स्पष्ट था। दादी ने हाथ नचाते हुए कहा, छोड़ नरी, तू क्या जाने, तू तो हाल ही में विदेश से आई है। तुझे क्या पता यहाँ के लोगों की पसंद नापसंद। लड़का कुछ न कहे है, पर उसके माँ बाप दादा दादी भी तो साथ में होंगे। फिर लाल रंग सुमन का रंग भी तो होवे है ना। सौम्या ने चेहरे पर चश्मा चढ़ा लिया था। जो सौम्या अभी कुछ मिनट पहले चश्मा पहने न पहने के द्वंद्व में इसलिए झूल रही थी कि साड़ी का रंग उसके साथ मैच खाता, गले का हार, कान के टॉप्स इतने अच्छे लग रहे थे कि चश्मा उससे मेल नहीं खा रहा था, वही अब एकाएक बोर होकर चश्मा पहन रही थी। मानो चश्मा विरोध का स्वर था, जिसे वह अपने तरीके से दिखा रही थी। अम्मा बता रही थीं, सुमंत के पिता का फ़ोन आया था। उनका ख्याल था कि अगर अब ठीक रहा तो बात कल ही पक्की कर देंगे। उनकी आंखों में विजय की चमक थी, साथ ही मुझे लालच देने का भाव भी, मानो उन्होंने मेरे लिए एक अवार्ड का प्रबंध कर लिया हो। मेरी निगाह फट गई। बात पक्की? कैसी बात पक्की? माँ चिढ़कर बोली, बिजनेस में भागीदारी की या फिर साथ साथ खेत जोतने की बात पक्की होगी, ठीक है ना? अरे शादी की बात हो रही है तो उसी के पक्के होने की बात होगी ना। पर बात पक्की हो जाएगी यह किसने कहा? हमारी बहस सिराहीन धारा बनती कि सौम्या चिल्ला उठी, अम्मा, वे लोग किसी भी समय आने वाले होंगे, मुझे तैयार होने दो। मालूम है तो तुम्हें मुझे मदद कर पाएगी ना। और आप हैं कि। माँ जाती जाती वो भुनभुनाई, पता नहीं क्या हो गया है छोरियों को, सुने ही ना। अब ठीक से तैयार हो जाओ वरना चप्पल से मार खाओगी। हमने एक दूसरे की आंखों में झांका, मुस्कराई और माँ को गया देखकर खिलखिला पड़ी। क्या है यार हमारा भारत, भारतीय माता पिता। इतने बड़े हो गए हम लोग, पर अभी भी उनकी चप्पल की मार का शिकार हो सकते हैं। क्या सोच है। यही है बस, यहाँ की यही सभ्यता है। अच्छा छोड़, अब बता, ये पीली लाल साड़ी में मैं ठीक लगूंगी क्या? पर उससे पहले ही उसने साड़ी पहननी शुरू कर दी थी। अर्थात आज्ञा तो शिरोधार्य करनी ही पड़ेगी। चुपचाप करूं और विद्रोह विरोध करूं, हैं? जो लड़का सौम्या को देखने आया था उसका नाम विनय था। वह अपने पिता की किराने की दुकान पर बैठता था और पिता के अनुसार जब से उसने दुकान पर बैठना शुरू किया है, दुकान को फल लग गए हैं। परिवार के लिए वह अत्यंत सौभाग्यशाली रहा है। बचपन से ही जन्म के साथ ही उसकी बुआ का विवाह तय हो जाने से लेकर दादी के अस्पताल से ठीक होकर घर लौट आने जैसी सुखद घटनाएं घटी थीं। विनय सौम्या से भी अधिक काला था। हालांकि दादी के अनुसार छोरों का रंग को न देखा जावे है के कारण उस पर किसी ने ध्यान न दिया था। कद शायद 5 फीट 6 इंच रहा होगा। सौम्या से तो लंबा ही था। सौम्या 5 फीट 1 इंच होगी। शरीर भरा हुआ माँ के अनुसार, हालांकि उसे छोटा मोटा कहा जा सकता था। विनय BA पत्राचार पाठ्यक्रम से कर चुका था। विनय के पिता ने स्पष्टीकरण यूँ दिया था, पढ़ने में होशियार है छोरा, पर एक ही लड़का, मेरी उम्र बड़ी होन लाग रही, दुकान पर किसी की मदद तो चाहवे, सो पढ़ाई छोड़नी पड़ी, बनना इंजीनियर चाहवे था। मैं जानती थी कि अगर इंजीनियर बन जाता तो सौम्या को देखने कभी ना आता। बाबा ने साफ साफ लिखा था कि लड़की का रंग सांवला है,
जिसे बेझिझक काला मान लिया जाता। उस पर अगर लड़का इंजीनियर हो तब तो उसकी कीमत का अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। अव्वल तो सौम्या उसकी सीमा पर पूरी न उतरती, फिर बाबा उनकी धन की मांग को भी पूरा न कर पाते। अच्छा था कि विनय इंजीनियर नहीं बना था। विनय किसी लड़की का स्वप्न पुरुष नहीं हो सकता था, पर विवाह करने लायक नियमावली पर पूरा उतरता था। अव्वल तो वो बोलता ना था, जब बोलता तो पता लग जाता कि वह दबी बुची जिंदगी जीता रहा होगा। माँ के संकेत पर सौम्या ने मिठाई नमकीन की ट्रे उठाई और मैंने चाय वाली। अब सबका ध्यान मिठाई खाने की ओर चला गया। बातें इधर उधर बिखरने लगी, जैसे मैं क्या कर रही हूँ, विदेश में किस खास जगह हूँ, कोर्स कब ख़त्म होगा, वापस कब तक आ जाओगी, कैसा लग रहा है वहाँ, घर परिवार से अलग रहना, आदि आदि जाने कितने प्रश्न। विनय तो मेरी ओर ऐसे देख रहा था मानो मैं विदेश नहीं किसी अजायब घर में रहती हूँ, जो वहाँ से छूट कर यहाँ अपने घर आई हुई हूँ। तभी आभास हमारा छोटा भाई भीतर आया। उसने ठिठक कर सबको नमस्ते की। अब केंद्रीय भाव आभास हो गया। नमस्ते बेटा। अरे बहन की शादी की बात चल रही है और भाई तुम कहाँ थे बच्चे? विनय की माँ पूछ रही थी। जी कॉलेज में मैच था, अभी ख़त्म हुआ, सीधा वहीं से आ रहा हूँ। किस टीम में हो? अब की बार पिताजी का प्रश्न था। हॉकी, मैं कॉलेज की हॉकी टीम में हूँ। अजी के पूछो, इसके बिना तो कोई मैच न होवे है, पढ़ने में भी फर्स्ट आवे हैगा जी, दादी गर्व से बोल रही थी। और यह हमारी छोटी सौम्या बड़ी गुणवंती है जी, खाना तो बनाने में माहिर है ही, हारमोनियम भी अच्छा बजावे जी, सुना दे बिट्टन एक भजन। दादी अच्छे सेल्समैन की तरह अपनी चीज़ की तारीफ करते ना आघा रही थी। लड़कों को पहले पढ़ना कमाने लायक बनाना ज़रूरी होवे है ना। मेरी मदद करने लग गया दुकान में, सब छूट गया। विनय के पिता बोल उठे। बिटिया ने सीखा बड़ी अच्छी हैगी, सुना दे बेटी, सुना दे कोई भजन। लड़के के माता पिता भले लोग लग रहे थे। उस देखने दिखाने की रस में अनेक बार भाग लेने वाली सौम्या अब दिग्गज हो गई थी। अब वह निरपेक्ष भाव से बैठ जाती या पैर से ज़मीन कुरेदती रहती और साड़ी के पल्लू को उंगली पर लपेटती खोलती रहती। उसकी निगाह में न कोई आशा होती न निराशा। हालांकि जब जब ना का जवाब मिलता, चेहरे पर मायूसी की कालिमा छा जाती, जिसका मूल कारण माँ का लटकता चेहरा होता था। दादी के आप्त वाक्य होते, पता न छोरी के भाग में क्या लिखा हैगा, कुछ लिखवा के लाई भी है या ना छोरी, कोरा कागज धरा लाई हैगी के। माँ बाप तो कोशिश ही कर सके हैं ना, काम तो बच्चियाँ का भाग करावे ना। दादी की भाग फूटे होने की बात अलग अलग शब्दों में बंद वाक्यों में ढल दिन भर घर में फैलती धुंधुआती रहती। धीरे धीरे धुआं हवा के बहाव के साथ भीतर से बाहर निकलता और माहौल साफ होने लगता। हारमोनियम पर भजन सुनाए जाने का सुझाव कोई बहुत अच्छा साबित न हुआ। बहुत दिनों से प्रैक्टिस न किए जाने के कारण भजन की धुन गलत निकलती रही थी। आखिर विनय के पिता ने सिर्फ भजन गा देने का सुझाव दिया, जो सफल रहा, क्योंकि सौम्या का गला मधुर था। भजन मीरा का था, जो अपने में डूबकर तन्मय होकर गाया था। चाय बातचीत और इस भजन कार्यक्रम में खासी सफलता मिली। गाना सबको भा गया, प्रशंसा के अनेक शब्द बोले गए, वाहवाही में सारा माहौल डूब गया। लड़की देखने का यह आयोजन संपन्न हो गया तथा नमस्कार और फिर मिलेंगे जैसे वाक्यों का आदान प्रदान करते हुए वे लोग चले गए। माँ बाबा दादी ने शांति की सांस ली। अब बड़ों के बीच बीती घटना की आलोचना प्रत्योचना होनी थी, जिसमें मेरा और सौम्या का होना ज़रूरी न था। परिणाम, हम लोग भी घर के दूसरे भाग से होते हुए पिछवाड़े के बरामदे में चले गए। सौम्या हारमोनियम भूल जाने के कारण दुखी थी। हारमोनियम लेकर बराबर के कमरे में प्रैक्टिस करने बैठ गई। आवाज़ उन्हें नमस्ते करके ही भाग लिया था। पिछले बरामदे में अपने जूते खोलकर कुर्सी पर आराम की मुद्रा में बैठा था। मैंने पूछा, तो क्या रहा तुम्हारे मैच का? अरे उसका क्या, टीम में माँ बदौलत हो तो जीतना तो था ही। पर तुमने बात की या नहीं? बात किए बिना तुम्हारी हार तो निश्चित है। फिर मेरी आंखों में झांकते हुए बोला,
तुम्हें उसे भी सच बता देना चाहिए, जल्दी ही। अभी तो निकोल को स्थिति लिखी थी, ईमेल पर लिखा था, पर मेल बाउंस बैक हो गई। आगे फिर लिखूंगी या फिर फ़ोन करूंगी। पर यह भी सच है कि मैं माँ बाबा के खोजे किसी लड़के से शादी नहीं करूंगी। तब तो तुम्हें माँ बाबा से बात करनी चाहिए, इससे पहले कि वे किसी और लड़के को घर पर बुला लें। आभास अब कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया था। काश मैं कुछ मदद कर पाता, पर मैं तो हॉस्टल जाने वाला हूँ कल ही। वक्त ही नहीं बचा। मेरे सामने बात हो जाती, शायद मैं भी कुछ कहता। आभास चला गया। मैं अपने बनाए जाल में फंसी पंख फड़फड़ाती भावी योजना बनाती रही। हारमोनियम की आवाज़ लड़खड़ाती हवा में तैरती रही। सौम्या सचमुच हारमोनियम भूलती जा रही थी। तो क्या वक्त सारी यादों पर धूल भर देता है? क्या मैं भी निकोलस को भूल सकती हूँ? नहीं, कभी नहीं। मैंने अपने कान पर हाथ रख लिए, मानो कोई चीख चीख कर मुझे निकोलस को भूल जाने को कह रहा है। अम्मा भीतर आती दिखी, मेरे और सौम्या की ओर देखकर बोली, अच्छी फैमिली है ना सुमी? अगर मान जाते हैं तो एक बड़ा बोझ सिर से उतर जाएगा। अब बहुत हो गया, लंबे 10 साल हो गए। सौम्या का ब्याह सिर पर तलवार सा लटका है। हो जाए तो आगे तेरी भी सोची जाए। अम्मा का इशारा मेरी तरफ था। देखो भगवान भरोसे, पता न दहेज कितना मांगेंगे। यूँ देखने में तो लालची न लगे हैंगे, पर पूरी तो करनी ही पड़ती है ना उनकी मांग। आखिर छोरी तो ब्याहनी ही है कि ना, ढंग के छोरे मिले ही कहाँ हैं। कहते कहते दादी चारपाई पर लेट गईं। तकिया दो छोरियों। अम्मा ने उन लोगों के लिए दही पकौड़ी बनाई थी, उसी के लिए चटनी बनी थी, उसके लिए भिगोई इमली का गूदा बचा पड़ा था। अम्मा उसे ही मलने लगी ताकि उसका पानी सांभर में डाल सके। अचानक मेरी ओर देखा तो मानो ध्यान आया हो। तू भी कुछ खाना बनाना सीख ले छोरी, रसोई का कुछ न जाने हैगी। विदेश में रहो या देश में, पेट का जुगाड़ तो करना ही पड़े है। अचानक सुमी बोल उठी, अम्मा उसकी उम्र 45 है, हालांकि मैंने भी 30 पूरे कर लिए हैं। दुकानदार भर है, पढ़ा लिखा भी बस बीए है, वो भी कॉरेस्पॉन्डेंस। दहेज भी मांगेंगी, फिर चाहवे कि उसके बूढ़े माता पिता की सेवा के लिए बीवी के रूप में नौकरानी मिल जावे। मेरा एमए और म्यूज़िक की डिग्री सब बेकार है ना। हम लड़कियों की कीमत ही क्या, नौकरानी से बदतर। नौकरानी को काम किए के पैसे मिलते हैं, हमें दहेज देना पड़ता है। कहते कहते वह रो पड़ी। पिछले 10 वर्ष 20 साल की उम्र से 30 की होने तक वह ऐसे ही नरक में मरती रही है। इस नरक में जीते मरते उसने एमए कर लिया, म्यूज़िक की डिग्रियां ले ली, ताकि विवाह की मार्केट में उसका मूल्य बढ़ जाए। सुबकती सौम्या फिर बोलने लगी। फिर अम्मा कहती हैं मेरा ब्याह हो गया तो सिर से भार उतर जाएगा, मानो मेरे 2 वक्त का खाना इतना भारी पड़ता है। अचानक चीखती सी बोल उठी, अब क्या वह यहाँ आपके द्वारा तय की गई शादी के लिए लौट आएगी? नहीं आएगी, बल्कि उसने तो लड़का ढूंढ भी लिया है। गुस्से में सौम्या ने अपने लिए कुछ किया या नहीं, पर मेरी समस्या आसानी से सुलझा दी। जो बात अब तक कई पर्दों के पीछे छिपी पड़ी है, अचानक सामने उभर आई। एक बारगी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। घबरा कर उसने मेरी तरफ देखा। मेरी सांस थम गई और सुकून भी मिला। लड़का? कौन सा लड़का? माँ ने पूछा। ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही कह रही थी कि वो विदेश में रहती है, ढूंढ लेगी अपने लिए। मेरी तरह थोड़ी ही बंधी बैठी रहेगी। उसके पास चुनाव का अधिकार भी है और रास्ते भी। मेरे पास क्या है? न घर से बाहर जाने का, न नौकरी करने का अधिकार। सौम्या भड़क उठी। 30 साल की हो जाना ना उसका किया धरा था, न उसकी गलती। वाह न हो पाने में भी उसका क्या दोष? अचानक अम्मा ने मेरी तरफ मुँह किया, पूछा, कौन सा लड़का खोज लिया है तूने? कोई अमेरिकन, अपना साथी? अम्मा मैंने कुछ न किया, बस हो गया। मेरी क्लास में पढ़ता है, कुछ प्रोजेक्ट हमें साथ साथ करने पड़े थे तभी। सौम्या अभी तक भी उबल रही थी, फिर फट पड़ी। हम लोगों की ज़िंदगी जानते हैं ना आप अभी। महीने में से होने पर हम किस तरह अछूत बनकर बाहर बैठा दिए जाते हैं। सब घर को पता चल जाता है। कितना ओछा महसूस होता है खुद को, आप लोग क्या जाने। हमारे लिए कुछ भी हमारा अपना नहीं, दूसरों की ओर ताकते रहें और उस हिसाब से चलते रहने को मजबूर।
ये भी कोई जीना है? मुझे नहीं जीना इस तरह। अम्मा नानी कोई इस तरह की प्रतिक्रिया के लिए तैयार न थे। सौम्या जो अपनी सौम्यता के लिए घर में जानी जाती थी, जिसकी चुप्पी के गुण गाए जाते थे, जो दादी की नज़र में गाय, बाबा की निगाह में शांति की प्रतिमूर्ति थी, मैं कहूँ तो डरपोक और कायर थी, अचानक इतनी जंगली तूफानी कैसे हो गई? ये जितना आश्चर्य का विषय था उतना ही घर भर के लिए भय का कारण भी था। अंतिम बात, मुझे नहीं जाना। वाक्य इस तरह उसके सम्मुख अलग अलग रूप धरकर नाचने लगा। इस थमी भरी पंक्ति के भीतर ही मेरे द्वारा लड़का चुन लिए जाने की बात कहीं खो गई। अम्मा तो समझ ही न पा रही थी कि सौम्या से कैसा व्यवहार करें, कान खींचे, मारें या पुचकारें। वे भौचक बैठी रहीं। उस रात दादी और अम्मा कमरे में बैठी सौम्या की प्रतिक्रिया के पीछे का मनोविज्ञान खोज रही थीं। इसका निष्कर्ष था लड़कियों का विवाह होना कितना ज़रूरी है। ब्याह न होने पर ऐसे ही ख्याल मन में उपजते हैं। दादी नानी के हिसाब से छोरियों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य विवाह हो जाना है, अन्यथा वे मानसिक रोगी हो जाती हैं। मैं अनेक विवाहित बच्चों वाली महिलाओं के डिप्रेशन जैसे मानसिक विकार का रोगी देखती रही थी, जानती थी, अतः दादी नानी से इत्तेफाक न रखती थी, प्रायः विरोध कर बैठती थी और मुझे प्रायः अनुभवहीन कहकर चुप करवा दिया जाता था। अचानक अम्मा ने मेरी ओर देखा, बोल उठी, आज शर्मा जी का फ़ोन भी आना है। अगर हाँ हो जाती है तो ब्याह जल्दी करना पड़ेगा, या फिर तू कुछ दिन की छुट्टी बढ़वा लेगी। आखिर बॉस शादी का मतलब तो समझता होगा, बढ़ा देगा छुट्टियाँ, है ना मालूम? पर बाबा, मैं तो सुकान से 10 मिनट के लिए मिली हूँ, वो भी सबके सामने, कोई बात भी ना हुई। जानती ही क्या हूँ उसके बारे में, जिससे सारी ज़िंदगी का रिश्ता बनना है? तो कितना टाइम चाहिए? महीना, साल? सब बेकार की बातें। माँ बाप ने देख लिया, समझ लिया, घर बार जान लिया, यही काफ़ी है। बात आगे बढ़ती कि फ़ोन घनघना उठा। बाबा उठे, फ़ोन तक पहुँचे। बात तो न सुनाई पड़ी, पर बाबा ने फ़ोन रखा और एक बड़ी सी मुस्कान दी। शर्मा जी का फ़ोन था, उन्होंने हाँ कर दी है। सबके चेहरे खुशी से दमक उठे। किसी ने न देखा कि मेरे सिर पर कैसा उल्कापात हुआ। खाने की मेज़ पर चाय चाय मची है। सौम्या और मैं आंखों ही आंखों में एक दूसरे को माप रहे थे। भाभी भी मेरी ओर थी। हम तीनों को समझ न आ रहा था कि आखिर दादा, नाना, अम्मा, बाबा, दादी, नानी, इन सब बड़ों के सामने अपनी बात किस तर्क से रखें कि वजनदार बन जाए। दादी की चिंता कि ब्याह की तैयारी इतनी जल्दी किस तरह होगी। दादा बाबा पैसों के इंतज़ाम से लेकर दान दहेज की सीमा की चिंता कर रहे थे। अम्मा की चिंता, बड़ी बहन 30 साल की होकर भी घर बैठी है, अगर मालू का ब्याह हो गया तो बड़ी बहन तो रुक जाएगी ना। उधर मेरे मन में निकोलस के साथ साथ सुकान, जिसे निकोलस द्वारा दी गई अंगूठी भी दिखा दी गई थी, अपना अंधकार में भविष्य दिख रहा था। अचानक अम्मा बोल उठी, इब तो बिना परिवार की भी है, हो जाए तो दोनों शादियां साथ साथ निपटा देंगे। बाबा को मैं अपने अधिक करीब समझती थी, उन्हें अपनी बात समझा पाती थी। विदेश जाने के लिए सबका विरोध होने पर भी बाबा को ही मना पाई थी। अब भी उन्हीं का सहारा लेना ठीक लगा। बाबा, सुकांत या दूसरे किसी से भी मैं शादी नहीं कर सकती, मेरी सगाई हो चुकी है। ये देखिए सगाई की अंगूठी। सारी चाय चाय एकाएक रुक गई। चुप्पी, घनघोर चुप्पी छा गई। सुई गिरने तक की आवाज़ सुनी जा सकती थी। लेकिन तुम्हें एक अमेरिकन से शादी भी तो नहीं करने दे सकते ना, यह ध्यान रखो। दादा ने फैसला सुना दिया। तुमने कोई अंगूठी पहन रखी है, इसका मतलब नहीं कि सगाई हो गई। हम सब बड़े लोगों के बिना सगाई का क्या मतलब? भूल जाओ उस अमेरिकन को। अम्मा ने फैसला सुना दिया। पत्थर पर पड़ी लकीर। डिनर टेबल पर लगी महफिल बर्खास्त हो गई। अपनी अपनी बेचैनी के साथ, अनेक प्रश्नों के साथ जूझते हुए सभी इधर उधर तितर बितर हो गए। माँ, बाबा, दादी के चेहरे पर की लाइनों द्वारा उनके भीतर का तनाव झांके पड़ रहा था। मैं सौम्या और भाभी के साथ डाइनिंग टेबल का सामान उठाने और फिर रसोई साफ करने के काम में जुटी थी। मन अपनी अपनी समस्याओं में उलझा था। पता नहीं क्या होगा, या तो मुझे घर से बाहर फेंक देंगे या फिर ज़बरदस्ती सुकांत नाम की व्यक्ति से ब्याह देंगे। फेरों से उठकर भाग जाऊंगी।
गुस्सा इतना ज़्यादा कि उसे कैसे व्यक्त करूं, समझ ही ना आ रहा था। एक और क्रोध लावा सा भड़क रहा था, दूसरी ओर अम्मा बाबा के चेहरे पर बेचारगी वाला भाव कहीं गिल्ट भी पैदा कर रहा था। सोचती कितना भी रह रही थी कि आखिर मेरी जिंदगी है जिसे अपने तरीके से जीने का हक है मुझे। गिल्ट फिर भी पीछा ना छोड़ रहा था। गिल्ट के अनेक आयाम थे। यह भाव भी कि मैंने क्यों निकोलस से प्यार किया, यह भी कि अम्मा बाबा के प्यार का नाजायज़ इस्तेमाल किया या उनके द्वंद्व और दुख का कारण बन रही हूँ। पर कर भी क्या सकती थी, निकोल को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर भी कैसे फेंक दूँ। अगले दिन सुबह मैं रसोई में घुसी कि अम्मा ने ऐलान किया, तुम्हारे बाबा को कह दिया है कि सुमंत के घर फ़ोन करके सगाई का दिन पक्का कर दें। पर माँ, अब ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मालूम क्या कमी रह गई है हमारे पालन पोषण में। तुमने चाहा अमेरिका भेजो, भेज दिया, अब उसका यह नतीजा ना होना चाहिए। माँ अपने अपने हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया और सुबकने लगी। मुझे माफ़ कीजिए अम्मा, पता नहीं कैसे क्या हो गया। मैंने कब चाहा था कि निकोल मेरी ज़िंदगी में आ जाए, पर अब क्या करूं। आप नहीं मानती तो मैं निकोल से शादी नहीं करूंगी, पर फिर मैं किसी से भी ब्याह नहीं करूंगी, कर ही नहीं पाऊंगी। मैं क्या करूं बिट्टन, पहले ही देखने दिखाने की रस्म न करते, अब तो मैंने तो मना किया था, आप ही नहीं मानी अम्मा। अब आप एक बार निकोल से मिल लीजिए, तब तक के लिए फ़ैसला न करें। पर मैं तो उस शादी के लिए तैयार ही ना हूँ, होंगी भी कभी नहीं। हमारे बिना करनी हो तो तेरी मर्जी। माँ हमेशा फैसला इसी टोन में सुनाया करती थी। शाम के 7 बज रहे थे, घर में इतना सन्नाटा था मानो आधी रात हो और सब सोए पड़े हों। सौम्या और भाभी की खुसुर फुसुर भी नहीं हो रही थी। सभी एक बम फटने का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे आभास की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी। छोटा भाई सही, पर इंजीनियरिंग करता, हॉस्टल में रहने वाला, मेरे अधिकतर फैसलों में मेरा साथी रहा था। नई उम्र का, नए विचारों का लड़का, फिर घर का बेटा। भारतीय परिवारों में बेटों का ज़्यादा रौब-दाब, ज़्यादा नहीं, सिर्फ उनका ही कहना करना चाहिए रहता है। बाबा भी अभी से उससे सलाह मशवरा करते। बड़े भैया तो इलाहाबाद में नौकरी कर रहे थे, अतः प्रायः सलाह देने को उपस्थित न रहते। फिर सुभी और मालू यानी मैं, हम तो है ही पराई अमानत, ब्याह दी जाकर कहीं और बस जाने वाली। आभास ही को भाभी घर संभालना था, वही यहाँ नहीं था। सुबकियों भरा फ़ोन सुनने के 20 मिनट बाद आभास टेलीफोन बूथ के बाहर था। मुझे देखते ही बोला, चल मालू, आइसक्रीम खाएं? बहते आंसुओं को जमा दिया जाए पहले, क्या ख्याल है? रोते होठों की कोर पर हल्की सी मुस्कान झलकी और मोटरसाइकिल हवा से बातें करने लगी। आइसक्रीम पार्लर में ही वह मिली जिसे आभास ने रिनी कहकर परिचय दिया। असल नाम था तारिणी। नए युग की लड़की, खुली खिलखिलाती तारिणी के सामने जब मेरी समस्या आई तो भोलेपन से बोल उठी, अरे तो क्या हुआ, लड़का तो है ना, लड़की तो नहीं। लड़के से ही तो ब्याह करोगी ना तुम, इसमें एतराज़ कैसा? अपने माँ बाप को समझाओ कि आपकी ज़िंदगी है, जो एक है, दोबारा चांस मिले कोई उम्मीद नहीं। उसे तो अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जीने दें, बुरा हो अच्छा हो सब आपका। इस पर वे भी आपकी खुशी तो चाहते हैं, तुम खुश होगी तो वे भी सुखी रहेंगे, सीधा साधा फार्मूला है। अगर तुम्हारे सामने ऐसा ही सवाल आया तो? मैंने पूछा। पहले आए तो फिर मैं अपनी एकमात्र ज़िंदगी अपने माता पिता की बहस पर न्यौछावर करने में विश्वास नहीं रखती। मैं सोचने के लिए विवश थी कि क्या हमारी परवरिश पुरातन पंथी ढंग से हुई है और हमें उसी तरीके से जीना मरना होगा, उसी तरीके से रहना चाहिए, या खुली हवा में सांस लेने के लिए दरवाज़ों पर लगे ताले तोड़ देने चाहिए। तारिणी से मिलकर लगने लगा था कि माँ बाबा, सौम्या और मैं अगर 2 पीढ़ियाँ हैं तो तारिणी और आभास एक अलग जनरेशन है। अंतर चाहे कुछ ही वर्षों का है। 8 बज गए, पता ही न चला था। बीते तो थे 2 ही घंटे आइसक्रीम पार्लर में। कुछ सीधी सरल बातें ज़िंदगी के इतने बड़े फैसले कर लेने की सामर्थ्य दे देती हैं, यह आश्चर्यजनक था। उस दिन पहली बार मैंने आभास और तारिणी के सामने यह रहस्य प्रकट किया। मैं और निकोल 3 साल से साथ साथ रह रहे हैं, बस विवाह नहीं हुआ, बाकी सब।
वो एक अच्छा लड़का है, अकाउंटेंट है, अच्छा खासा कमाता है, TDH एवं लड़कियों की पसंद बन सकने लायक। बात यह भी नहीं है, अहम यह है कि मैं उसे मिस करती हूँ, के पास पहुँचना चाहती हूँ। ऐसा भाव किसी और के लिए नहीं महसूसती। कभी कभी अम्मा ज़रूर याद आती हैं, भाई बहनों का एक कोना है। 8 बज जाने के कारण आभास मुझे घर छोड़ने चल दिया। तारिणी अपनी स्कूटी पर घर चली गई। बाबा दोपहर की गरम गरम बहस के समय उठकर चले गए थे, अभी तक आए नहीं थे। अम्मा गुस्से से भरी बैठी थी, भभक पड़ी, तेरे बाबा अब तक न आए, सब तेरा किया धरा है। मैंने कोई जवाब देना उचित न समझा। कुछ देर और रुकी तो शायद ग्लोबल वार्मिंग या आतंकवाद अथवा और भी होने वाली गलतियों के उत्तरदायी मैं ही ठहराई जाती। मैं और सुमी छत पर चले गए। गर्मी का मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी। हवा ने दिल और दिमाग को कुछ ठंडक दी और सोचने समझने की शक्ति भी प्रदान की। मैं चाहती थी कि आभास के बारे में बात करूं, तारिणी के बारे में कुछ बताऊं। द्वंद्व ही द्वंद्व, अगर मगर जाने कितने प्रश्न। तभी सौम्या बोल उठी, मालूम, मैं विनय के जवाब मिलने से पहले एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। क्या? क्यों? आखिर मैं क्यों हमेशा दूसरों की स्वीकृति का इंतज़ार करती रहूं? क्या कमी है मुझ में? MA मैंने भी किया है, अच्छी खासी नौकरी भी मिल सकती है, बल्कि मिल गई है। मिलल की दुकान के पास की लेडी डॉक्टर है ना, उसे एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी। मुझे बुलाया था, बातचीत की, हाँ कर दी है। अच्छा, ये तो अच्छी खबर है। मालूम, आखिर तू मेरी बहन है, तू इतना साहस रखती है कि लड़का चुन सकती है खुलेआम, उसके बारे में माँ बाबा से बात कर सकती है, वो भी अमेरिकन लड़की की बात। कभी तो शाम को 8 बजे के बाद भी घर में आ जा सकती है। एक मैं हूँ जो नौकरी करना तो दूर, अपनी मर्जी से कदम भी नहीं उठा सकती, बढ़ना तो दूर। उसका मन अनेक तूफानों से घिरा था। आज बांध टूटा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पता नहीं कहाँ से पाई थी उसने यह ताकत। शायद पिछले 2 दिनों से जो घट रहा था उसका परिणाम यही हो सकता था कि या तो कोई हथियार डालकर सिर झुकाकर बैठ रहे, या फिर विरोध विद्रोह में सिर उठाए और तोड़ दे सारी जंजीरें। कभी धीमे धीमे आवाज़ निकलने से नहीं खुलती, उनके लिए लोहे की ताकत चाहिए होती है ना। मैं उस ताकत को बाहर खोज रही थी, जिसे सौम्या ने अपने भीतर ही पा लिया था। तू विनय को फ़ोन कर मिलने के लिए बुला, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। क्या क्या बात करेगी, क्या कहेगी? सौम्या ने पल भर सोचा, बोली, अगर वह रिश्ते के लिए हाँ कर रहा होगा तो मैं उसे अपनी शर्त बताऊंगी कि मैं शादी के बाद नौकरी करूंगी, उनके कहने या चाहने से छोड़ न दूंगी। मैं वही जीवन जीना चाहती हूँ जो मुझे भाता है, एक जिंदा इंसान की तरह, कठपुतली बनी लड़की की तरह नहीं। हम दोनों एक दूसरे के गले मिलकर एक दूसरे को साहस दे रही थीं, बटोर रही थीं। हो सकता है सौम्या ने मुझसे शक्ति पाई हो, तभी सब कह पाई होगी। पर सच तो यह था कि अपने जीवन का फैसला कर ले पाने की ताकत मुझे सौम्या से ही मिली थी। एक चिंगारी थी जो जली सौम्या के भीतर थी, पर जला मुझे रही थी। तो यह थी संतोष गोयल जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।